हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। YouTube चैनल अभी के क्लास में आज का हमारा जो वीडियो है वो सीटेट 2021 जो जनवरी में हुआ था उसके वीडियो सॉल्यूशन है। इसमें हम साइंस और मैथमेटिक्स वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से और उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, इफ 0.3 ये जो हमारा डिजिट दिया हुआ है ये 2 - k के इक्विवेलेंट है, तो इसको हम LHS इक्वल्स टू RHS के ऊपर से बना सकते हैं। तो LHS अगर हम अपना लेते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 जो बेसिक है हमारा एडिशन। इस एडिशन को करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.1 से, तो इसका जो हमारा रिजल्टेंट समथिंग आएगा वो आएगा 2.994 माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1011। किसी भी डिजिट को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले हम लोग उसी डिजिट को लिख देते हैं, फिर 1 को यानी नेक्स्ट डिजिट को पीछे उसके पीछे वाले डिजिट के साथ ऐड करते हैं, तो 2 और 1 3 और फिर उसी डिजिट को लिख देते हैं। इस तरह से 11 का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, जो रूल है इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे तो ये जल्दी होगा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 2.994 माइनस 1.1011 तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, वो आएगा 1071। सॉरी, ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा जब इसमें हम इस टोटल में यहाँ पे जो +2 है ये इधर आएगा -2, तो ये -k इक्विवेलेंट होगा। और जब हम इसको करेंगे तो हमारा k का वैल्यू यहाँ पे 1071 जो हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ a इक्वल्स टू -3/4 एंड b इक्वल्स टू 5/6, यानी a का मान इतना दिया है, b का मान इतना दिया है, तो पूछ रहा है कि a और बीच में निम्न में से कौन से नहीं है। तो अगर हम -3/4 को डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसका हमारा रिजल्टेंट आएगा -0.75 और 0.5/6 को करते हैं तो ये समथिंग आएगा 0.83। तो 0 तो बिल्कुल रहेगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे -1.25 है, माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -0.5। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये -0.4 होगा और इसको चेंज करते हैं तो ये हमारा 0.777 समथिंग होगा, जो कि 0.75 के बाद का है, जो ये नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी -7/9 जो है ये इन दोनों के बीच का नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे k × 10⁻n के फॉर्म में, और वहां से k और n का जो वैल्यू दिया है उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो 1.7 × 10⁻4 इंटू क्या है 125 × 10⁻⁻6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 × 12.5 इंटू 10⁻⁻6, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है एडिशन में हो जाता है। बेस अगर सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाते हैं। ये बेसिक है एक्सपोनेंट के, जिसको हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो 1.7 × 12.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा 2.125 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4 - 6 कितना हो गया -2। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज देखना है, ये जो हमारा रिजल्टेंट है 1.7 × 12.5 ये हमारा ये हो जाएगा 21.25। अब हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है तो वो जो डेसिमल होना चाहिए वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम डेसिमल को एक डिजिट के बाद देने के लिए अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे या दाएं से बाएं की ओर चलेंगे तो जो यहाँ पे हम पावर देंगे 10 का वो पॉजिटिव में देंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं तो हम निगेटिव में पावर देंगे। तो
तो यहाँ पे एक डिजिट हम इधर बढ़े तो ये हो गया 2.125। तो यहाँ पे हम पावर में देख, पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो रिजल्टेंट है 2.125 इंटू 10 to the power-1, दो में से एक गया -1। अब यहाँ का वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू कितना हो गया 2.125, k इक्वल्स टू कितना हो गया 1.25, और n का वैल्यू कितना हो गया -1। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे क्या बोला है 2k प्लस n को यूज करना है। तो k इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू 2.125 प्लस n के जगह कितना है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो कितना है, तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा 4.25 -1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3.25, जो हमारा आंसर होगा 4। 33 का कितना हुआ 4। इस तरह से हम लोग को इसमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर जो है वो कितने रेशियो में है, तो दो नंबर हमारे रेशियो है 3:5 में, ठीक है। इसमें क्या किया 12 ऐड किया और रेशियो कितना हो गया 5:7, कितना हो गया 5:7। इसमें कितना ऐड किया गया है 12, इसमें 12 ऐड किया तो 3/5 जो था वो 5/7 बन गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और 5 के बीच का डिफरेंस, यानी पहले रेशियो और दूसरे रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है 3 और 5 के बीच में सेम है और 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हमें कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी और हम सीधा कर देंगे। 2 का वैल्यू कितना बोला है 12, 2 का डिफरेंस बराबर कितना है 12, तो 1 का डिफरेंस कितना 6, यानी 1 का वैल्यू कितना 6। यहाँ से हम सीधा आंसर को निकाल सकते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करो, इसमें 18 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 हो गया, ठीक है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे सेम करेंगे, ठीक है। इस डिफरेंस को हम सेम करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो कितना हो गया, और पूछ रहा है कि दोनों नंबर का सम, तो 30 और 18 कितना हो गया 48, क्योंकि पहले का जो रेशियो है वो कितना है 3 और 5 और बाद का रेशियो कितना हो गया 5:7। तो इन दोनों में हम क्या किए 12 को ऐड किए। तो यहाँ पे हम दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे और डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे हम सीधा उसके इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 5 और फिर इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, 5 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 2 है, तो 2 इक्वल्स टू कितना 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो एमपी ऑफ, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो पहला क्या है एमआरपी दिया हुआ है, फिर क्या है इसमें एसपी होता है, फिर क्या है सीपी। तो ये बढ़ा कर देता है और ये डिस्काउंट जो है वो घटा कर देता है, ठीक है। तो किसी का एमआरपी कितना है 840, किसी का एमआरपी कितना है 840 और इस पे कितना उसको मिला 15% का डिस्काउंट मिला। उसको कितना % डिस्काउंट मिला, उसको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिला। अब 15% का उसको डिस्काउंट मिला तो उसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, यानी 15%, 100 में 15 घटा दिए तो कितना हो गया 85%, यानी 85, 140 का हम 85% निकाल लेंगे और 185 का 40%, सॉरी 140 का 85% हमारा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 714। ये कितना है 714, यानी ये कितना है, और इस पे इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 19% का। इस पे इसका टोटल प्रॉफिट कितना है, इस पे इसका टोटल प्रॉफिट है 19% का, यानी किसी सामान को 100 रुपये में लिया और उसने उसको 119 में बेच दिया, यानी जो एसपी है वो 119% है। तो 119% ऑफ एक्स हम कर सकते हैं 119% ऑफ एक्स, क्योंकि सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, इक्वल्स टू कितना है हमारा 714। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा और बाई 100 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, यानी यहाँ पे एस सी पी जो है वो हमारा कितना है 600, ठीक है।
तो यहाँ से हम लगाएंगे इसका आंसर कितना 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस तरह के सॉल्यूशन में हमको सीधा क्या करना रहेगा, यहाँ पे हम सीधा इसको क्या चेंज कर देंगे, तो ये हमारा कितना चेंज हो जाएगा, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको एक में कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस 7 प्लस 6/3 इज इक्वल्स टू कितना है 4x माइनस 3 प्लस 16x/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक तरफ का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20x माइनस 7 में से 6 गया कितना -1, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4x है और 3x 16x, तो 4x और 16x 20x, 20x में 3 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 60x और माइनस का 9। बाकी हम लोग देखते हैं, तो इधर इसको इधर लेके आ जाते हैं तो +9 होगा, +9 माइनस 4 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 40x और x का वैल्यू कितना आ गया 1/8। अब यहाँ से क्या बोला है कि 8x प्लस 5 का वैल्यू बताओ, तो 8x का वैल्यू कितना लाया हमने 8 1/8 और इसमें प्लस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 से 8 कट गया, प्लस और 1 5 और 1 6, यानी 36 का आंसर हमारा कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो 12xy क्या बोला है हम लोग को यहाँ पे क्विक करना है, तो p प्लस क्यू करना है, तो p और q, तो p प्लस क्यू 12x प्लस 9xy 21xy माइनस r कर देना है, तो r कितना है xy, तो 21xy में कितना 1xy गया तो कितना हो गया 20xy। ठीक है, क्योंकि सेम वाले माइनस होते हैं, तो 20xy, तो 1 और 2 तो ऐसे ही निकल गया, बचा 3 और 4, तो 3 और 4 में 20xy है। अब हम लोग को देखना है वाई स्क्वायर वाले को, तो इसमें अगर हम वाई स्क्वायर वाले को देखते हैं तो p प्लस क्यू करेंगे, तो 10 में और 12 को ऐड करते हैं निगेटिव में, तो ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर दोनों निगेटिव में, यानी इन दोनों अभी ऑप्शन रह सकते हैं। एक्स स्क्वायर को चेक करेंगे, यहाँ पे 18x स्क्वायर है और 14x स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये -4x स्क्वायर होगा, और इसमें प्लस x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 7x स्क्वायर, तो 3 कट गया, यहाँ पे कौन हो गया 4। सिंपल। थर्टी 38 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसका कुछ फॉर्मूलाज होता है, जैसे x⁴ प्लस 1/x⁴ को अगर हमको करना होता है तो ये कर देते हैं हम लोग x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस -2, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस में 2, और अगर दूसरा है तो यहाँ पे अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्यों आया इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, x² प्लस 1/x², अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा +2 इंटू x इंटू 1/x, x से x कट गया तो यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल हो गया तो ये आया, और अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना दिया है 322, तो हम लिख सकते हैं 322 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² का स्क्वायर माइनस में 2, तो ये 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 324 का अंडर रूट इक्वल्स टू x² प्लस 1/x², जिसका वैल्यू कितना आएगा 18, x² प्लस 1/x², ये प्लस माइनस ले सकते हैं, कितना हो गया 18, और हम लोग को निकालना क्या है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x वाला फॉर्मूला ले लेंगे, तो इसको अगर हम करते हैं तो x माइनस 1/x का स्क्वायर
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कितना लेंगे 18 लेंगे। और कितना है इसको हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 18x प्लस 1/x² का फॉर्मूला आ गया, तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू हम लिखेंगे x माइनस 1/x में प्लस में 2, ये प्लस 2 इधर आएगा क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पता है 18 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट इक्वल्स टू x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का फॉर्मूला कितना आ गया, प्लस माइनस 4। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे 2। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15x² माइनस 26x प्लस 8 इक्वल्स टू, इस फॉर्म में ये स्प्लिट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, इसको इस वाले का गुणनखंड निकाल लेंगे। 15x² प्लस 26x प्लस 8, तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं या फिर यहाँ पे हम डी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल्स टू जो भी फार्मूला हम लोग को अच्छा लगे, तो हम लोग इसको सिंपल फैक्टराइज ही करते हैं। तो सिंपल फैक्टराइज अगर करते हैं तो 15x², 15 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 3, और 8 को लिखते हैं 2 2 2। ठीक है, अब इनको इस तरह से तोड़ना है और जोड़कर मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा बीच वाला आ जाए माइनस में। तो बीच वाला अगर माइनस में है यानी इन दोनों जो होगा, और यहाँ वाला प्लस में है यानी दोनों का दोनों हम लोग को निगेटिव में लेना है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करना रहता है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो ac आता है, इसका फिर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम गुणनखंड निकालते हैं और उसको इस तरह से तोड़ते हैं या जोड़ते हैं ताकि हमारा बीच वाला आ जाए। तो बीच वाला में होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, लेकिन यहाँ वाले में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए दोनों के साइन को हम लोग को देखना होता है। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन दिखा रहा है और यहाँ भी निगेटिव साइन दिखा रहा है, यानी इसका मतलब दोनों जो है उसमें से एक जो है वो प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, और माइनस कौन होगा, बड़ा वाला। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, यानी दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे 26 लाना है। 26 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 26 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो ये स्प्लिट कैसे होगा, तो ये हमारा होगा 20 और 6 में, 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6। तो हम लोग इसको कर देंगे 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड में है। तो इसका हम लोग कॉमन लेंगे 5x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और इसका 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 सॉरी प्लस 4, 3x माइनस 4। तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 2। तो यहाँ पे ax, तो ये जो a है यानी यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, d का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे ये हम इक्विवेलेंट कर देते हैं दोनों को। तो पूछ रहा है 2a यानी 6 प्लस b का -4, c माइनस c है -5 यानी -5 हो जाएगा यहाँ पे, और d -2d, तो 2 2 जा 4 प्लस में, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 6 में से 5 गया 1, इसका हम लोग लगाएंगे c 2। ठीक है, जो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, इसमें बोल रहा है ABEF के बराबर है, तो ढूंढेंगे। जैसे इसमें अगर हम लोग का कोई भी ट्राइंगल इस तरह से लिखा रहता है ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR, तो इसमें क्या है, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग, यानी यहाँ पे कौन कौन बराबर होंगे, कौन कौन साइड बराबर हम लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे AB को किसके बराबर, PQ के,
बी सी को किसके बराबर लेंगे, क्यू आर के, और ए सी को किसके बराबर लेंगे, पी आर के। ठीक है, उसी तरह से एंगल ए बराबर होगा एंगल पी, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर। इस तरह से होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी खोजते हैं। बोल रहा है कि ए बी बराबर ई एफ है, किसके बराबर बोल रहा है, ए बी को ई एफ के बराबर बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन में ए बी यहाँ पे डी के बराबर है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए बी और ई एफ एफ ई है, यानी दोनों लगभग सेम है। बी सी और डी ई, बी सी और डी ई है इसमें, और ए सी और एफ डी, ए सी और एफ डी सेकेंड ऑप्शन हमारा है। ए बी और ई एफ है, बी सी और डी ई, बी सी और एफ डी बराबर हो रहा है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2 सही है। सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पे बिठा के देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमारा आंसर 1 लगेगा और वो 4 है। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है, इसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ एज ऑफ अ पॉलीहेड्रन विच, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, एक्सियोम है, वो हमारा है आई, ठीक है, प्लस वी माइनस ई बराबर 2। ये हमेशा सेम रहेगा किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए। तो यहाँ पे आई जो है वो इंडिसेस हैं, वी जो है वर्टिसेस हैं, ई जो है वो इसका एज कहलाता है। ठीक है, यानी उसी को एफ, जिसको फेस हम कहते हैं, बराबर 2 है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, विच है 7 फेसेस, तो आई के जगह यहाँ पे 7, वी के जगह कितना 10, एज पूछा है तो माइनस ई इक्वल्स टू 2। तो 7 और 17, 17 में से 2 गया, कितना हो गया 15 माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 अगर हम लोग देखते हैं, हम्म 43 अगर क्वेश्चन हम कहते हैं तो क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अगर इस तरह का हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा है ए बी इज प्रोड्यूस टू ई, ए बी जो है उसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, ई तक, तो ई तक हम ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड सी ए यानी सी और ए को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, डी तक प्रोड्यूस कर देते हैं। अब कह रहा है कि इफ एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल, सॉरी बी ए डी, ये बाहर वाला एंगल कितना बोला है 125 है, बाहर वाला एंगल अगर 125 है, और ई बी सी ये वाला एंगल कितना है 100, तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 125 माइनस 180, यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो ये अगर 55 और 80 हो गया तो टोटल 135 हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए बी सी, यानी इसमें से आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है नहीं, स्केलन है, क्योंकि सारे एंगल जो हैं अनइक्वल हैं। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी और ए सी 80 डिग्री ए बी को बड़ा बना रहा है, लेकिन ए सी बड़ा होगा, क्योंकि बड़े एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। डिफरेंस बिटवीन एंगल ए बी सी 80 है, और ए सी बी कितना है, तो ए सी बी निकाल लेते हैं, 135 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135, 180 में माइनस करते हैं तो 5, ये हो गया हमारा 17, तो ये हो गया 45, ये हमारा हो गया 45, तो 45 हो गया, तो ये हमारा 3 ऑप्शन सही है, इसको हम लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस। ट्रेपीजियम क्या है? जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं, तो उस तरह के पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ए बी सी सॉरी पी क्यू आर एस बोला है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं अच्छे से। ये बोला है, ये क्या है? ये है पी क्यू आर एस। तो बोला है कि ये जो है वो 3:2 है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 480 बताया और दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना बताया? ये 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना बताया है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोल दिया है 480। तो 480 इक्वल्स टू 1/2 और प्रोपोर्शनल x मान लेंगे तो 3 और 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5x। 5x में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 12। तो 12 से ये कितना हो गया? 40। 5 से कितना हो गया? 8। x इक्वल्स टू यहाँ पे सीधा कितना जाएगा? 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ एस आर का रेशियो कितना? 2 यानी 16 इंटू 2 कितना? 32। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसको 88 इस तरह का एक सीट है, उस सीट को चेंज कर दिया गया किसमें? सिलेंडर में। तो सिलेंडर में अगर चेंज किया गया तो बेस तो क्या है? ये ओपन है, ये दोनों एंड्स तो क्या है? ओपन है। इसलिए इसका जो एरिया है वो इसके CSA के बराबर होगा। इसका जो एरिया है वो इसके CSA के बराबर होगा। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया जो इसका है वो इसके टोटल एरिया के बराबर होगा। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका अगर हम टोटल एरिया लेते हैं रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, 22 रहेगा। h कितना है? h भी 10 बोला है, तो h से ये 10 कट गया, यानी 10 से 10 कट गया। तो r इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आया? 14 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू कितना आया? 14 सेंटीमीटर। अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का कितना? 14 इंटू 14, एच का कितना? 10। अब ये पूछा है लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। ठीक है, तो 7 2 जा 14, ये टोटल हो गया हमारा 28 इंटू 22 बाई 100 सिंपल। तो इसका अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? तो ये समथिंग आ जाएगा 6.16 लीटर। इसको हम करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का 2। अब यहाँ पे क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम कितना है? 2197 किसका क्यूब रूट होता है? तो क्यूब रूट निकाल लेंगे हम लोग क्या? 2197 का, क्योंकि ए क्यूब होता है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2197 का यानी 13, और इसका लैटरल सरफेस एरिया यानी 413 का स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया CSA जो है यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है? तो 4a स्क्वायर, और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो CSA हम निकालेंगे 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 169, तो 9 चक्का 36, 16 चक 64 और 3 67, 676। इसका आंसर हम लोग लगाएंगे 676। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, ये थोड़ा लेंदी है जिसमें हम लोगों को करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ है
क्योंकि इसमें हम लोग को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, आइदर असेंडिंग और आइदर डिसेंडिंग, यानी आरोही या अवरोही क्रम में पहले इसको हम लोग को व्यवस्थित करना होगा। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो उससे हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए रेंज यानी परिसर, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा इसमें वैल्यू कितना है 19, सबसे छोटा कितना है 2, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा 17, यानी रेंज कितना आ गया 17। रेंज कितना आ गया 17 रेंज हमारा सिर्फ 17 आ गया। और मीडियन हम निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो ये हमारा कितना आता है 15। तो 15 अगर आता है तो 15 जब n जो है यानी टोटल नंबर जो है n अगर सम है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म इंटू हाफ। और अगर n जो है वो विषम होता है यानी अनइवन होता है, सॉरी ऑड होता है, तो इसमें हम सिंपल कर देते हैं n/2 टर्म। ठीक है। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में तो ये हो जाएगा 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 15 17। तो यहाँ पे हम n/1/2 वाला टर्म लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना है, तो यहाँ पे 8वां टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां टर्म हमारा कितना है 6। तो मीडियन कितना हो जाएगा 6। अब क्या बोला है मोड। मोड सीधा क्या है, यानी बहुलक। बहुलक किसको लेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार अपने आप को रिपीट किया है, तो वो किया है 4। उसके बाद इन तीनों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है यानी मीन निकाल देना है। तो 17 प्लस 6 प्लस 4 बाई कितना 3, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी संख्या दिया हुआ है उन सारी संख्याओं का योग बटा जितना वो संख्या का जितना उनकी टोटल संख्या है उससे हम भाग दे देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। यानी जैसे औसत निकालते हैं उसी तरह से। तो 17 6 23 23 4 27 27/3 9। यहाँ पे हमारा जो आंसर है 2, उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर इन द मिडिल स्कूल। यानी माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना के लिए परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जितने अच्छे से अपने आप को समझाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसी आसानी से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं के प्रणाली को हम लोग को दिखाना है। तो अगर चित्रात्मक होता है, चित्र के अनुसार जब दिखाया जाता है तो वो अच्छे से समझ में आता है। और इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। बाकी किसी चीज़ को उतना ध्यान देना है नहीं। आप इसको पढ़ो खुद से अच्छे से और इसमें हम लोग उसको टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है में नैरो जो उसमें है उसके लिए हम लोग उसमें क्या करना रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है समीकरण क्षमता का विकास करना, जनरलाइजेबिलिटी, या फिर विद्यार्थी को संख्या और संख्याओं पर होने वाले संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। तो उसमें संख्या और उससे संबंधित सभी चीज़ों को उसके लिए वो क्या करता है, उसको अच्छे से क्या बनाता है, निपुण बनाता है। उसमें उसको एक्सेलेंसी दिलाता है। मैथ्स करने से लॉजिक इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने में शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करते हैं अनुमान और सत्यापन, जिसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। ठीक है। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए।
ये जिसके कारण से क्या हो जाएगा, उस पर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, किस पे, फार्मूलाज पे। और अगर फार्मूलाज वो भूल जाएंगे तो फिर उससे मैथ्स नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा सही नहीं है। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन कर देने से उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करें, यानी हर एंगल से वो उसको देखें और उसके ऊपर वो अपना कमांड डेवलप करें। तो इसके लिए हम लोग इस क्या लगाएंगे, हम लोगों को 4 लगाना होगा। यहाँ पे हम लोग अपने आप को रख के देखेंगे और अपने आप में देखेंगे कि हम अगर ऐसा हम लोगों को सीखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गणित ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। ये 4th नंबर हम जैसे ही देखते हैं, तो अगर पहला देखते हैं तो गणितीय ज्ञान की संरचना परिकल्पना की एक भूमिका है, हाइपोथेसिस है, थ्योरम है, एक्सियोम है, जिसको हम लोग को प्रूफ करना होता है। कुछ प्रूफ ऑलरेडी होते हैं, किसी चीज़ को मान लेना होता है, किसी चीज़ को हम लोग को बताना होता है। तो पहला तो सही है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, ये है, ऐसा क्यों नहीं है, इन सभी चीज़। संचारण में भाषा का प्रयोग प्रशुद्ध होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज ऑफ लैंग्वेज, सही यूज होना चाहिए लैंग्वेज का, भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए इसमें, ये भी सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे उपयोगी नहीं है, बल्कि वो उपयोगी है अगर हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को यही सिखाया जाता है कि जैसे अगर लिखा है x + 5 = 0, तो हम लोग बोला जाता है कि x का ऐसा मान रखो कि जिसमें ये क्या हो जाए, इसको जोड़ने पे 0 आए। तो पहले 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, इस तरह से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुमान लगाना। ठीक है, जो कि एक सही है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रेटजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग इन मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना वांछनीय है, यानी कौन सा योजना सही है। समानता के लिए सभी विद्यार्थी को एक समान कार्य दिया जाना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो सभी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, या उनकी जो समझ है वो अलग होती है। विद्यार्थी के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और भी अच्छे से उस चीज़ को करें और जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको वो सुधार सके। ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो जो बच्चों ने आंसर किया है वो किस आधार पे उन्होंने आंसर किया है, अगर वो अपने तर्क को सही करते हैं तो उस तर्क में तार्किक संगत जो वो डेवलप करते हैं, जो उनमें विकसित होता है, उन तार्किक संगतों को हम अपने तर्क के अनुसार ठीक कर सकते हैं या उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिनसे उनकी समझ और गहरी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 53, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। फॉर अ गिवन फिगर टू बी triangle, the condition that it is a union of 3 segments, a necessary but not sufficient condition, a sufficient but not necessary condition, both necessary and sufficient condition, neither necessary not sufficient condition। तो इसका हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं 53 में, तो ये जो नेसेसरी तो है कि 3 जो है ट्रायंगल जो है वो 3 रेखाखंड के मिलने से बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों रेखाखंड हैं वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, यानी इसमें एक चीज़ और घट रही है जो कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग पहला लगाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, सी और ए का विलोम है, यानी n सम है तो n² सम है। इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें 55 में सामने फिगर आ रहा होगा, उस फिगर को अगर हम देखते हैं, जो फिगर आ रहा है उस फिगर को देखकर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग जियोजेब्रा को यूज़ नहीं करेंगे, बाकी जो है उन सभी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो टच कर जो विजुअली चैलेंज्ड है वो उनको फील कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है? मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स बुक, सिर्फ इसी का नहीं होता है, कुछ और इसके अलावा भी मैथमेटिक्स हैं, इसमें एक्सियोम है, थ्योरम्स हैं। अ पर्सन गुड इन अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा, कोई ज़रूरी नहीं है जो अंक गणित परिकलन अच्छे से करते हैं, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, उनका ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिक्स ज्योमेट्री है, उसका बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें वो निपुण नहीं हो सकते। इंस्टीट्यूशन हैज़ नो रोल इन जनरेटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे अंतर्ज्ञान की भूमिका होती है, आप खुद से किसी चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, कंडीशनल, कैन बी कंडीशनल, बिल्कुल कंडीशनल हो सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग आंसर 4 लगाएंगे। Which of the following statement is not correct regarding differently abled children of dyslexia in mathematics learning and inclusive classroom? यहाँ पे डायलेक्सिया क्या होती है? तो पठन अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, यानी जो पढ़ नहीं पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायलेक्सिया कहते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्या के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण से संवयन करने पर होता है। अगर हम लोग इसको 43 है, इसके यूनिट प्लेस और वंस प्लेस और टेंस प्लेस को सही से नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या है? ये इसमें हम लोग इसका आंसर अगर देखते हैं, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। बिल्कुल गणितीय अधिगम को करती है। अगर हम उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे रूट्स में, वर्ड्स में, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना है? 2, 4, 5 और 1, 6। इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये 3 से, तो ये 3, 3, 3, 3, 3, 3, फिर 3 से तो 1, 1, 1, 1, 1, 1। यहाँ पे फिर अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको किससे लगाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको 3 से लगाते हैं। तो 3 3 जा 9, 2, 7, 0, 3, 7। फिर इसको हम लोग 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 5 जा 35, 2 आया, 7 2 जा 14, 6, 9, 1, 5 2 9 1। यहाँ हम लोग फिर इसको किससे लगा लेंगे? 11 से लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 481। 481 को हम लोग 13 से लगा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा रिजल्टेंट हमारा 37। तो इसको अगर हम करते हैं तो 3 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी इसका जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या है? तो 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 2, सॉरी यहाँ पे 13 और 1 बच गया 37। तो टोटल कितने हैं? 5। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? C3। क्वेश्चन नंबर 59 में अगर हम देखते हैं तो 59 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को पहले आना चाहिए 88। 88 को तोड़ते हैं तो 11 और 8। तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका सिंपलेस्ट है वो 2 है। तो 2 का क्या रूल है? 2 का रूल है कि ये जो है वो पूरे, इनका जो सम है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि इसका जो 100 प्लेस है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 91 को 8 से, यहाँ पे जो y है उसको 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं कितना? 1 1 जा 1, 8 कैरी किया 11, यहाँ पे 8 1 जा 8 कर लेते हैं तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखे कि ये लग जाए 8 से?
तो 8 3 जा 24, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 8 4 जा 32, तो यानी y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू 2 डाल देंगे, ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी ये रूल होता है कि इसके जो सम संख्या पे हैं और विषम संख्या के हैं, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको अगर काउंट करते हैं तो y जो है वो एक प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हमारा अरेंज होगा कैसे, तो y प्लस 9 प्लस x प्लस 7, ये हमारा हुआ ऑड वाला, और इवन वाला टोटल रिजल्टेंट आएगा 11। तो वो कौन कौन सा है, तो 1 2 1 है, 0 है, 9 है और 7 है। यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 1 7 इसमें टोटल है, सॉरी 1 1 9, तो 9 और 2 11। तो माइनस किए, अभी y का वैल्यू तो हम लोग 2 ले लिए हैं, तो 2 और 9 और 2 11 11 11 कैंसिल, x प्लस 7, इसको 11 से डिविजल होना चाहिए, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 4 में 2 गया, रिजल्टेंट हमारा कितना बचा, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या रखे कि x प्लस 7 11 से डिविजल हो जाए मिनिमम, तो x का वैल्यू हम 4 रखेंगे, तो 7 और 4 11 हो गया, 11 y 11 क्या हो गया, डिविजल हो गया। और y का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना आया 2, तो 2 और 4 में से 2 गया 2। क्वेश्चन नंबर 60 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोगों का क्या है, तो ये कौन सा बड़ा है, तो a b c के बीच में कंपेरिजन है, तो ये हो गया 11/13, ये हो गया 13/14, ये हो गया 15/17। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 5 1, ये हो गया 169, यानी ए और बी में कौन बड़ा है, ए से बी बड़ा है। अब बी और सी में कंपेरिजन करते हैं, तो ये हो गया 170 और 51, 170 और 51 कितना हो गया 1 2 और ये हो गया 2, तो 2 2 1 हो गया, ये हो गया 2 2 1, सॉरी ये हो गया 2 2 1, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 और 60 210, यानी बी और सी में भी कौन बड़ा है, बी बड़ा है। यानी इन दोनों में तो सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें ए और सी में कंपेरिजन कर लेते हैं, तो 11/13 15/17, तो ये हो गया 7 8 187 और 150 और 45, तो 591 195, यानी 15/17 क्या हो गया, बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया किससे, ए से। तो इसका हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ा कौन हो गया 13/14, उसके बाद कौन 15/17, उसके बाद कौन 11/13, ठीक है। अब यहाँ से हमारा साइंस वाला पोर्शन शुरू होता है, जो हम सेकेंड वीडियो में करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी फायदा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।